रॉबर्ट मुगाबे, इस नाम को आपने कभी न कभी तो जरूर सुना ही होगा। अपनी जिंदगी में कभी भी शराब और सिगरेट ना पीने वाले इस शख्स ने जिम्बाब्वे पर 37 साल तक राज किया। मुगाबे को लेकर विश्व स्तर पर हमेशा चर्चा होती रही है। कोई उन्हें जिम्बाब्वे का नायक कहता है तो कोई खलनायक। आज की कहानी में हम उनके कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव वाले पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और उनके 37 साल के राजतंत्र को समझेंगे कि आखिर कैसे वो इतने सालों तक देश पर राज कर पाए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मुगाबे के बारे में कहा जाता है कि वो उन नेताओं में शुमार रहे जिन्हें लेकर लोगों में हमेशा राय बटी रही। कुछ लोगों को उनमें शैतान और तानाशाह नजर आया, जिन्हें मुगाबे की वजह से अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी। वहीं कुछ लोगों के लिए मुगाबे एक क्रांतिकारी हीरो थे, जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जंग लड़ी थी, जिसने वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को हमेशा सबसे आगे रखा। भारत की तरह जिम्बाब्वे भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का हिस्सा था और लगभग 100 सालों तक यहाँ अंग्रेजों ने ही राज किया। इतने साल ब्रिटेन की कॉलोनी होने की वजह से गोरे चाहे यहाँ संख्या में कम थे, लेकिन हमेशा सत्ता में रहते थे, जबकि अफ्रीकी लोग बहुत संख्या होते हुए भी गुलामी झेल रहे थे। उस समय विरोध करने पर मुगाबे को बिना किसी सुनवाई के जेल भेज दिया गया था। एक दशक से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद जब मुगाबे की रिहाई हुई, उन्होंने मोजाम्बिक जाकर गुएरिला वॉरियर्स की मदद से रोडेशिया को आजाद करने की कोशिश की और इंटेलेक्चुअल की तरह राजनीतिक समझौते के जरिए एक नए और आजाद जिम्बाब्वे गणराज्य का सपना दिया। मौजूदा जिम्बाब्वे अफ्रीकी महाद्वीप में जमीन का वो टुकड़ा है जो आजाद होने से पहले रोडेशिया कहलाता था। जंग आजादी में मुगाबे की अहम भूमिका का नतीजा ये हुआ कि साल 1980 में हुए पहले चुनाव में जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाकर सत्ता की चाबी उनके हवाले कर दी। सत्ता की चाबी लगभग 4 दशक तक मुगाबे की मुट्ठी में कैद रही। वर्ष 1980 में आजादी के बाद रॉबर्ट मुगाबे के एक भाषण को जिम्बाब्वे में लोग आज भी याद करते हैं। इस भाषण में मुगाबे ने कहा था कि आप गोरे हो या काले, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अपने अतीत को भूलते हुए, माफ करते हुए, आइए हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं और एक नया जिम्बाब्वे बनाएं। मुगाबे के ये शब्द कमाल के थे। इन शब्दों ने हर देशवासी का सीना चौड़ा कर दिया था। संघर्ष के बाद जो गोरे लौट कर जा रहे थे, उनमें से कई ने महसूस किया कि ये आदमी बुरा नहीं है और वो यहीं बस गए। रॉबर्ट मुगाबे का एक अलग चेहरा साल 1983 में नजर आया, जब उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए अपनी सेना की एक चुनिंदा ब्रिगेड का इस्तेमाल किया। एक अनुमान के मुताबिक इसमें लगभग 20,000 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। मुगाबे को जब भी किसी ने चुनौती दी, उनका अलग रंग नजर आया। मसलन यदि किसी ने कैबिनेट से इस्तीफा की धमकी दी तो मुगाबे ने इस्तीफा को नामंजूर करके उसे सीधे बर्खास्त कर दिया। जब भी कोई अहम बैठक होती, राष्ट्रपति मुगाबे सबसे आखिर में पहुंचते। मुगाबे के आने से पहले माहौल बड़ा हल्का फुल्का रहता, सब आपस में विचार विमर्श करते, लेकिन जैसे ही मुगाबे का आगमन होता, सब चुप हो जाते और मुगाबे की हाँ में हाँ मिलाते। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबा संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला मुगाबे के समय में दक्षिण अफ्रीका में काफी एक्टिव थे। मंडेला ने मुगाबे से अधिक समय जेल में बिताया। साल 1990 में मंडेला के जेल से छूटने के बाद मुगाबे को लगा कि मंडेला के आगे उनका कद छोटा पड़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुगाबे अफ्रीका में मुक्ति आंदोलन के लिए हीरो थे, लेकिन तभी तक जब तक कि नेल्सन मंडेला जेल से रिहा नहीं हुए थे। मुगाबे ने मंडेला की रिहाई का स्वागत तो किया, लेकिन वो अफ्रीका में अचानक नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गए थे। मुगाबे अक्सर चाटुकारों से घिरे रहे और उनकी सरकार मिसमैनेजमेंट और भ्रष्टाचार में डूबती रही। मुगाबे की पहली पत्नी सेली उन चंद लोगों में शुमार थी जिनकी मुगाबे थोड़ी बहुत सुनते थे, लेकिन सेली के निधन के बाद लोगों को लगा कि मुगाबे को रोकने वाला अब कोई नहीं रहा। वर्ष 1996 में लोगों को तब हैरानी हुई जब मुगाबे ने अपनी सेक्रेटरी ग्रेस से दूसरा विवाह किया। बेहद खर्चीला विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों अतिथियों को बुलाया गया था। ग्रेस मुगाबे से 40 साल छोटी थीं और उनके शौक इतने महंगे थे कि लोग उन्हें अमेजिंग ग्रेस के नाम से बुलाने लगे। मुगाबे ने देश की जंग आजादी में शामिल हुए वरिष्ठ नागरिकों को लाखों डॉलर भुगतान करने का अनएक्सपेक्टेड फैसला करके जिम्बाब्वे के बजट को पटरी से उतार दिया। कांगो गणराज्य से क्षेत्रीय युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था ने भी गोता लगाना शुरू कर दिया था। जब विपक्ष ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए संविधान में बदलाव की मांग की, राष्ट्रपति मुगाबे ने हिंसा के जरिए इसका आधिकारिक जवाब दिया था। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया, राष्ट्रपति मुगाबे ने दमन की जगह संविधान पर जनमत संग्रह का रास्ता चुना, जिसे खारिज करके लोगों ने राष्ट्रपति मुगाबे को चुनाव में हराकर पहला बड़ा
बड़ा झटका दिया। देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक सुधारों की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। हिंसा के हथकंडे कारगर साबित नहीं हो रहे थे। मुगाबे ने इसका भी तोड़ निकाला और जमीन को नए सिरे से लोगों में बांटने का फैसला किया। लेकिन जमीन की बांट बंदर बाट साबित हुई, जिससे हालात और खराब होते चले गए। अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक होने लगी और विदेशी निवेशकों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। दम तोड़ती अर्थव्यवस्था की वजह से लाखों लोग जिम्बाब्वे छोड़कर चले गए। मुगाबे ने उस समय इसका ठीकरा ब्रिटेन के सिर पर फोड़ा। हैरानी की बात तो ये रही कि ब्रिटेन को कोसने के बावजूद मुगाबे अपनी दूसरी पत्नी ग्रेस के साथ शॉपिंग करने के लिए लंदन आते रहे। इस बीच रॉबर्ट मुगाबे को लेकर अमेरिका और यूरोपीय परिषद की पाबंदियों की वजह से जिम्बाब्वे अलग थलग पड़ता जा रहा था। चुनाव में धांधली की शिकायतों की वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा था। फिर साल 2008 में उम्मीद की दुर्लभ किरण नजर आई, जब रॉबर्ट मुगाबे ने अपने विरोधी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालात कुछ समय के लिए बेहतर हुए, लेकिन अगले ही चुनाव में मुगाबे और उनकी पार्टी की इस कदर जीत हुई कि विपक्ष ने इसे धांधली बताकर खारिज कर दिया। लेकिन मुगाबे फिर भी सत्ता में टिके रहे और उनके तौर तरीकों की वजह से अर्थव्यवस्था गोते लगाती रही और आम लोगों की जिंदगी दूभर होती रही। 2017 में जिम्बाब्वे की संसद में स्पीकर ने घोषणा की कि रॉबर्ट मुगाबे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। मुगाबे के फैसले के बाद देश भर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी हरारे की सड़कों पर लोग सैनिकों के साथ तस्वीरें खिंचवाते और नारे लगाते देखे गए। कैसे बना मुगाबे नायक से खलनायक? 37 वर्षों से रॉबर्ट मुगाबे और जिम्बाब्वे एक दूसरे का सिनोनिम रहे थे। कुछ लोगों के लिए तो मुगाबे तमाम विवादों के बावजूद एक हीरो हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। यहाँ तक कि उन्हें सत्ता से हटाने वालों ने भी मुगाबे से ज्यादा उनकी पत्नी और उनके आसपास के कथित अपराधियों पर ही इल्जाम लगाए। लेकिन उनके आलोचकों की संख्या बीते कुछ वर्षों से लगातार बढ़ती रही थी। वे उन्हें सत्ता में रहने के लिए हर तिकड़म अपनाने वाले एक अफ्रीकी तानाशाह लगते थे, जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को तबाह कर दिया था। साल 2000 में मुगाबे ने अपनी सियासी करियर में पहली बार एक मजबूत विपक्ष का सामना किया। इस चुनौती से लड़ने के लिए उन्होंने अफ्रीका की एक मजबूत अर्थव्यवस्था को सियासी नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझने वाले गोरे लोगों के फार्मर्स को सरकारी कब्जे में ले लिया। ये एक लोकप्रिय कदम साबित हुआ। वो सत्ता में तो बने रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। मुगाबे ने एक बार कहा था कि उनका देश कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। जुलाई 2008 में जब सालाना महंगाई दर 23 करोड़ प्रतिशत बढ़ गई, तो लगा कि जैसे वो अपने सिद्धांत को टेस्ट करना चाहते हैं। जिम्बाब्वे की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहीं ज्यादा नीचे गिर गई थी। इतना ही नहीं, लोगों को ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी नोटों की गड्डियां लेकर जाना होता था। अपने जीवन में कई संकटों से उभरकर सत्ता में बने रहे मुगाबे के लिए 93 साल की उम्र में अपने पुराने सहयोगियों का सहयोग बरकरार रख पाना असंभव होता जा रहा था। साल 2008 के चुनाव से पहले मुगाबे ने कहा था कि अगर आप चुनाव हारे तो आपको राजनीति से तौबा कर लेनी चाहिए। लेकिन मॉर्गन टी स्वंगी से हारने के बाद वो अपने बयान से मुकरे ही नहीं, बल्कि ये कहा कि उन्हें सिर्फ ईश्वर ही सत्ता से हटा सकता है। आखिर में वही फौज मुगाबे के खिलाफ हो गई, जिसके सहारे उन्होंने वर्षों तक विपक्ष और विरोधियों पर नकेल कस रखी थी। सेना इस बात से नाखुश थी कि मुगाबे ने लंबे समय से सहयोगी रहे एमरसन एम ननगवा को उपराष्ट्रपति पद से बर्खास्त कर दिया। सुरक्षा बलों को शायद ये भी शक था कि मुगाबे अपनी पत्नी ग्रेस को ये पद सौंपना चाहते थे। मुगाबे को समझने के लिए जिम्बाब्वे में 1970 के दशक में चले ग्यूरिलिया वॉर को समझना पड़ेगा। 37 साल तक सत्ता में बने रहने के बाद भी मुगाबे का दुनिया के प्रति नजरिया करीब वैसा ही था जैसा कि 1970 के दशक में था। उन्हें लगता था कि उनकी सोशलिस्ट पार्टी अब भी कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म से लड़ रही है। हर आलोचक को तुरंत गद्दार और बिका हुआ घोषित कर दिया जाता था, ठीक वैसे ही जैसा कि गुएरिला वॉरफेयर के दौरान होता था। आपको बता दें कि गुएरिला वॉरफेयर 70 के दशक में जिम्बाब्वे को आजादी दिलाने के लिए एक कारगर तरीका साबित हुआ। वो जिम्बाब्वे की माली हालत के लिए हमेशा ही पश्चिमी ताकतों को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन उनके आलोचकों का कहना था कि मुगाबे को इस बात की समझ ही नहीं है कि एक आधुनिक अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाता है। लेकिन मुगाबे के राज में जिम्बाब्वे में शिक्षा का खूब प्रसार हुआ। इस वक्त देश की 89% आबादी साक्षर है, जो कि किसी भी अफ्रीकी देश से अधिक है। मुगाबे अक्सर ये कहते थे कि वो देश के गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बड़े जमींदारों से जमीनें जब्त की वो उनके करीबियों के हाथ लगी। नतीजा ये हुआ कि साल 2017 में सेना ने मुगाबे को सत्ता से बेदखल कर दिया और एमरसन एम ननगवा को राष्ट्रपति बनाया गया, जो कभी मुगाबे के ही खास आदमी हुआ करते थे। 6 दिसंबर 2019 को मुगाबे अपनी लंबी चल रही बीमारियों और बढ़ती उम्र के आगे नहीं जीत पाए और 95 वर्ष की आयु में उनकी ग्लीनिएगल सिंगापुर में अस्पताल में मौत हो गई। साल 1980 में जिन सपनों को देखकर मुगाबे पहली बार सत्ता में आए थे, वो सपने सामाजिक और आर्थिक पैमानों पर 4 दशक बाद भी पूरे नहीं हुए।
तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें।